हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार और आप सबके बीच लेकर आया हूँ मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत में प्रशासन कैसा था, इसको उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको पसंद आएगा। और ये जो है क्लास 6 से 12 तक के NCERT बुक के 4 संग्रह है, तो निश्चित रूप से ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुई थी। दीवान मुस्तखराज जो कृषि से बकाया भू राजस्व वसूलना, दीवान ए खराज जो था इसके अंतर्गत कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना इसका काम था। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो प्यारे दोस्तों, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वंश के थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। अमीर वह होता है जो सुल्तान के दरबार में जो कर्मचारी काम करते थे उसको अमीर कहा जाता था, जो तुर्क वंश के अधिकांश होते थे सल्तनत काल में। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो वह हो जाएगा तैलंग ब्राह्मण खान ए जहाँ। तैलंग ब्राह्मण खान ए जहाँ को फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किया और इसे अपना वजीर नियुक्त किया। बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो तुगलक वंश। तुगलक वंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। बिजारत का अर्थ है बिजारत, दीवान बिजारत एक विभाग था जो वित्त विभाग को कहा जाता था। वित्त विभाग को सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी कहलाता था। सल्तनत काल में प्रश्न पूछा जाए, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी होता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी होता था। ह के सर्व कर किस पर लगाया जाता था? ह के सर्व कर प्यारे दोस्तों सिंचाई कर थी। ह के सर्व कर प्यारे दोस्तों सिंचाई कर थी। तो आपको पता है कि सबसे पहले नहरों को किसने नहर बनवाया था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। और फिर नहरों का जाल बिछाने वाला जो था वो था फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल बिछाने वाला जो था फिरोज शाह तुगलक, और उसी ने सिंचाई कर भी लगाई थी। तो अगर पूछा जाए कि हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर। हक ए सर्व एक प्रकार का सिंचाई कर था। जजिया कर भी लगाया जाता था, जो गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया जाता था। इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था, और ज़कात मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर। एक तो हो गया ज़कात, जिसका अर्थ होता है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, और दूसरा है ज़कात। पहला जजिया कर जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, और एक ज़कात है जो मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। मुसलमानों से धार्मिक कर के रूप में
लिया जाने वाला कर था ज़कात, जो 2.5% हुआ करता था। वह खुम्स, लूट के प्राप्त धन, लूट के प्राप्त धन को खुम्स कहा जाता था। इसके 1/5 हिस्सों को सुल्तान एवं 4/5 हिस्सों को सैनिकों में बांट दिया जाता था। जो लूट के धन प्राप्त होते थे उसमें से 1/5 भाग सुल्तान को और बाकी 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। खुम्स अगर पूछा जाए कि किससे संबंधित है तो प्यारे दोस्तों लूट के धन को खुम्स कहा जाता है। परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में केवल 1/5 ही सैनिकों को दिया जाता था और 4/5 हिस्सा सुल्तान रख लिया करता था। खराज के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। खराज भू राजस्व है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खराज जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खराज एक भू राजस्व है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में जो चांदी के सिक्के चलाया था उसको टाका कहा गया। टंका, चांदी के सिक्कों को टंका कहा गया और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा गया। तो इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, एक चांदी का सिक्का जिसे टंका कहा गया और दूसरा पीतल का सिक्का जिसे जीतल कहा गया। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? तो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजिल कहा जाता है। जवाबित का संबंध किससे था? तो राजकीय कानून से। जवाबित का संबंध राजकीय कानून से था। अगर आपसे पूछा जाए कि जवाबित का संबंध किससे था तो इसका उत्तर होगा राजकीय कानून से। जवाबित का संबंध राजकीय कानून से था। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना जो की थी वह बलबन ने की थी। बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अगर आपसे कहा जाए कुछ प्रमुख विभाग जैसे दीवान विजारत, तो इसकी चर्चा हुई थी। वित्त विभाग, विजारत वित्त विभाग से संबंधित है। दीवान रियासत, रियासत नियंत्रण विभाग से संबंधित है। रियासत नियंत्रण विभाग से संबंधित है। और दीवान मुक्त खराज जो कि कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना, इससे संबंधित है। दीवान कोही कृषि के विकास के लिए विभाग था। दीवान कोही कृषि के विकास के लिए यह विभाग था। आपसे प्रश्न किया जाए कि कृषि के विकास के लिए कौन से विभाग कार्यरत थे तो वह होगा दीवान कोही। वहीं अगर न्याय विभाग तो दीवान कजा, न्याय विभाग के लिए दीवान कजा था। सल्तनत काल में न्याय के लिए दीवान कजा था। अगर कहा जाए पत्राचार विभाग तो दीवान इंसा, पत्राचार विभाग दीवान इंसा, पत्राचार विभाग को दीवान इंसा कहा जाता था। दीवान अर्ज जो कि सैन्य विभाग था। दीवान अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग था। और दीवान रिसालत, दीवान रिसालत जो कि विदेश विभाग था। और दीवान बरीद एक गुप्तचर विभाग था। दीवान बरीद एक गुप्तचर विभाग था। और दीवान बंदगान
एक दास विभाग था। दीवान बंदगान एक दास विभाग था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में निहित होती थी? सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुल्तान। सल्तनत काल में सुल्तान में सारी शक्तियाँ निहित होती थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की गठन होती थी जिसको मजलिस ए खलवत कहा जाता था। इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? इक़्तिदारों पर नियंत्रण करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। प्रश्न प्यारे दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ख्वाजा की। इक़्तिदारों पर नियंत्रण करने के लिए ख्वाजा की नियुक्ति की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो बलवन के द्वारा की गई थी। ख्वाजा की नियुक्ति बलवन ने की थी। सल्तनत काल में भू राजस्व दर सामान्यतः कितनी होती थी? सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? तो 20 से 25%। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः 20 से 25% होती थी। बलवन के सिद्धांत राजत्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था फारस से। बलवन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप कहाँ से प्रभावित था? तो वह था फारस से। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी जैसे आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था। आरिज मुमालिक सल्तनत सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। अमीर एक आखूर अश्वशाला का प्रधान होता था। अमीर एक आखूर अश्वशाला का प्रधान होता था। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। अमीर ए हाजिब जो होता था दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला होता था। तो प्यारे दोस्तों अरीज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीद तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। सद्र ए सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। अमीर एक आखूर अश्वशाला का प्रधान होता था। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला होता था। वहीं बात करें दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता था तो वह वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक भी हुआ करता था। जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक भी हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता था? तो इसका सही उत्तर होगा वजीर, और इसके अधीन ही एक महालेखा परीक्षक होता था। तो प्यारे दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगर आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पर नए हैं और फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि बहुत सारे चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वहीं यूट्यूब चैनल पायोनियर एजुकेशन क्लासेस पर जीके जीएस के लिए ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जीके जीएस का भी क्लास मिले। वहाँ मैथ्स के बहुत सारे वीडियोज उपलब्ध हैं और आगे क्लास भी अपलोड किए जाएंगे इस तरह के अतिरिक्त, जो कि पूरे अच्छी तरह से एक सीरीज बाई सीरीज उपलब्ध कराए जाएंगे। तो
अंत में एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।